स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एप्पल M1 चिप के बारे में। तो आइए समझते हैं, यानी एप्पल का कस्टम सिलिकॉन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, आप ये समझिए एप्पल काफ़ी साल पहले से ही अपना कस्टम सिलिकॉन बनाने लगा है। एप्पल आर्म से लाइसेंस लेता है और उससे अपना कस्टम आईफोन का चिप बनाता है, जिसे बायोनिक चिप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये समझिए एप्पल वही प्रिंसिपल को लिया और उसे एक स्टेप आगे बढ़ाया। अब इंटेल को हटाया जा रहा है और अब एप्पल खुद से अपना ही सारा काम करेगा। तो इसी को एप्पल कस्टम सिलिकॉन कहा जा रहा है, यानी कि जो सिलिकॉन चिप का डिज़ाइन है, बनाएंगे ये नहीं, इनका काम बनाना नहीं होता, इनका काम होता है डिज़ाइन करना और उसके बाद वो किसी मैन्युफैक्चरर को दे देंगे, भाई आप इसको क्लोन करो, कॉपी पेस्ट करो उसका। तो एप्पल डिज़ाइन करके बना रहा है और इसका टारगेट ऑडियंस है पीसी और लैपटॉप, यानी कि मैक रेंजेस, यानी मैक लैपटॉप्स, एयरबुक्स और ये सब जितने हैं, ये सब में यही प्रोसेसर लगाया जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने चिप्स बनाए जा रहे थे वो सारा बहुत लो पावर के तौर पे बनाया जा रहा था, ताकि वो मोबाइल के बैटरी पे चल सके। ये लैपटॉप का बैटरी थोड़ा बड़ा होता है और डेस्कटॉप का बहुत बड़ा होता है। तो मतलब पावर बजट के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो आप सेम चिप को लेके अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं कि ठीक है, हम वही लॉजिक लेते हैं जो हम आईफोन में इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ऐसा करते हैं ना, वहाँ 4 कोर लगा हुआ है या 6 कोर लगा हुआ है, हम 8 कर देते हैं। क्योंकि वो मोबाइल में अगर ज़्यादा पावर ड्रॉ करता तो वो यूज़ नहीं हो पाता, आपको लैपटॉप में वो दिक्कत नहीं होगा। फिर वही को आप ले लीजिए, उसको डबल क्लॉक स्पीड पे कर दिए ताकि आप उसे डेस्कटॉप पे चलाएं। डेस्कटॉप पे आपको कूलिंग मिल जाएगा तो आप उस प्रोसेसर को ठंडा रख पाए, क्योंकि हीट आउटपुट थोड़ा नॉन लीनियर रिलेशनशिप रहता है। यानी कि अगर 2 गीगाहर्ट्ज़ पे आप देखेंगे तो मान लीजिए आपको 1 वाट का हीट आउटपुट मिल रहा है, 3 गीगाहर्ट्ज़ पे जाएंगे 5 वाट का हीट आउटपुट होने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं एक का एक बढ़ता है, इसीलिए गीगाहर्ट्ज़ बढ़ाना रुक गया है। आप लोग में से जो लोग का एज काफ़ी हो चुका होगा, कंप्यूटर पहले 1 गीगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ फटाफट भाग रहा था, 3 के बाद रुकने लग गया, 4 अब जाके छू रहे हैं और 5 1 का 2 का कभी कभी छूता है। जबकि 5 मतलब समझिए हम लोग बहुत साल पहले ही अचीव कर चुके थे, मतलब पीक परफॉर्मेंस होता था। उससे आगे क्यों नहीं जाते, मैन्युफैक्चर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उससे आगे जाने में बहुत ज़्यादा हीट आउटपुट होता है। तो ये मतलब आर्म के प्रोसेसर्स पे भी लागू होता है कि वो चाहे तो आपको वही प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा पावर निकाल के दे सकते हैं जो आपके मोबाइल में, बस बात ये होता है कि अगर उतना स्पीड पे उसको चलाने लगे उसका हीट आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए एप्पल जो है मतलब लिया अपने सिलिकॉन को, जिसपे उसका पूरा एक्सपीरियंस कर चुका है, 10 साल का पूरा डेटा पॉइंट है उनके पास, उसको पूरा अनलॉक कर देगा। मतलब जाओ अब तुम सांस लो, पूरा बम बम काम करो। तो यही एप्पल M1 बनाया गया है और ये आर्म बेस्ड है, जो तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें समझिए जनरली डेस्कटॉप में जितने कोर्स रहते हैं वो सब एक ही कोर रहता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर्स के लॉजिक को, जैसे आप और हम कंप्यूटर या लैपटॉप कहते हैं, उसका लॉजिक कुछ नहीं होता। उसमें होता है मैं कंप्यूटर हूँ, मुझे काम दो मैं करूँगा। उसमें कोर का मतलब होता है एक और कंप्यूटर है, एक और कंप्यूटर। उसमें ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये कोर लो पावर के लिए है, ये कोर हाई पावर के लिए है। तो ये काम मोबाइल में क्यों करने लगे? आप ये समझिए कि डेस्कटॉप जब बनाए गए थे था ही नहीं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप बना जैसे x86 का आर्किटेक्चर जो लिखा गया था इंटेल के द्वारा, उस टाइम कंप्यूटर था नहीं जिस तरह का आप और हम जानते हैं कंप्यूटर को। उन्होंने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर की नींव रखी गई, तो उनको कुछ नहीं पता था। कैसे पता हो? क्योंकि वो बना रहे थे। मतलब समझिए ज़िंदगी में पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो आपको खुद से बुक लिखना पड़ेगा ना उसका, वो वैसा ही कर रहे थे। तो बहुत सारा चीज़ उसको करके देख के उनके एक्सपीरियंस से सीख के आर्म में बनाएगा। तो आर्म के पास बहुत एडवांटेज था कि अच्छा इंटेल ये किया, x86 ये किया, ऐसे उसका फ़ायदा हुआ, ऐसे उसका नुकसान हुआ। तो देख के जब आर्म अपने को बनाया तो उसमें उनका लॉजिक आया कि आर्म का प्रोसेसर इस्तेमाल होता है मोबाइल में। मोबाइल में फंक्शंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हमेशा चलते रहे, जैसे कि रेडियो कम्युनिकेशन। आपका मोबाइल फ़ोन का कोई सॉफ्टवेयर हैंग करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका मोबाइल का कॉल आना बंद हो जाए क्योंकि उसका बैकग्राउंड रेडियो नहीं काम कर रहा, सॉफ्टवेयर के लेवल पर बात करें, तो आप लटक जाइएगा। तो इसीलिए मतलब मोबाइल में पहले से लोगों को समझ आया कि 2 अलग तरह के टास्क हैं। एक है जो कभी बंद नहीं होने वाला, मतलब जब तक मोबाइल चालू है वो चलता रहेगा, और एक होता है जो आप ऑन ऑफ करोगे। तब उसमें स्टार्टिंग से ही आइडिया आ गया क्यों ना 2 अलग अलग प्रोसेसर का लॉजिक लगाया जाए और कोड में लिखा जाए कि भैया इसे मतलब जो हमेशा बैकग्राउंड टास्क में अगर रखना है तो इसे लो पावर वाले में डाल दो, और आपको गेम चलाना है, बम बम कुछ काम करना है, इसे हाई पावर में डालो। तो ये मैनेजमेंट का सिस्टम ये पहली बार डेस्कटॉप पे लाया जा रहा है। तो डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगा कि एक चिप के अंदर 2 अलग अलग टाइप के कोर्स हैं, जिसमें 4 हाई पावर कोर हैं और 4 लो पावर कोर हैं। और ये सब रैम प्लस जीपीयू भी एक के अंदर डाला है। जैसे कि अभी अगर आप लोग में AMD का देखते होंगे तो AMD कर क्या रहा है, मतलब कंट्रोलर्स
बहुत पुराने लैपटॉप्स में, ये लैपटॉप बोल रहा हूँ, मदरबोर्ड में आप देखते होंगे बहुत सारे ब्रिजेस होते थे, साउथ ब्रिज होता था, नॉर्थ ब्रिज होता था। ये सब क्या हुआ, अब धीरे धीरे उसे सबको कंप्यूटर के अंदर डाल दिया गया, यानी सीपीयू के अंदर डाल दिया गया। ये उसका एक्सट्रीम वर्जन है। जैसे कि एसओसी यानी सिस्टम ऑफ चिप, सिस्टम ऑन चिप जो आपके मोबाइल फोन में लगता है, उसके अंदर बहुत चीज़ रहता है, ऑलमोस्ट 90% चीज़ रहता है, बाकी सारा सिर्फ पावर डिलीवरी मैकेनिज्म रहता है। यहाँ ये उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, तो आपको सीपीयू मिल रहा है। इसके अंदर एक फैब्रिक है, फैब्रिक का काम है सारी चीज़ को जोड़ना। जैसे कि आप समझ लीजिए एएमडी में इन्फिनिटी फाइबर है, और इसमें जीपीयू भी इसी के अंदर है। ये समझिए एएमडी का ऑगमेंटेड ग्राफिकल यूनिट जो है उस लेवल का है। और इसमें कैश भी दिया गया है, न्यूरल इंजन दिया गया है। न्यूरल इंजन एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है जो एआई न्यूरल नेटवर्क को चलाने के लिए अच्छे से बना है, ऑप्टिमाइज है। मतलब समझिए एक तरह का जीपीयू है जो एक खास काम के लिए बना है, तो वो खास काम क्या है, एआई चलाने के लिए, इसलिए न्यूरल इंजन दिया गया है। और रैम भी एक ही चिप के अंदर दे दिया गया है। तो आप लिटरली इसका मदरबोर्ड देखेंगे बहुत सिंपल लगेगा। क्यों? क्योंकि कुछ इनको और नहीं चाहिए, इसको बस ये प्लॉन्क किया, काम खत्म। बस इनको मेमोरी ऐड करना है, वो भी सेकंड मेमोरी, क्योंकि रैम तो चिप के साथ पहले से ही मतलब रहेगा, पहले से ही सोल्डर करके फैक्ट्री जाएगा, आप खोल के नहीं बदल सकते। तो ये समझिए। और ये पूरा काम किया जा रहा है 5 नैनोमीटर पे। करंटली 5 नैनोमीटर एकदम पीक माना जाता है, और बहुत कम चांस है कि 5 से ज़्यादा जल्दी आगे चले जाएं। और चले भी जाएं तो ये दिक्कत होगा कि उसका मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी कम होगी। जैसे कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स अब नहीं भाग रहे हैं एनएम को घटाने के पीछे। क्यों? क्योंकि एनएम को घटाना, जैसे कि आप सोचो कि 14 नैनोमीटर है, हम 10 पे चले जाते हैं, पता चला कि 14 में आप लगभग 98% ये सक्सेसफुल हो रहे थे बनाने में, और 10 में जाते जाते अब 50% सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे हमेशा बैकफायर करने लगता है, हर किसी के साथ और हर मैन्युफैक्चर के साथ। सैमसंग के साथ भी वही हो रहा है कि भैया वो मतलब 11 नैनोमीटर का एक्सोनोस बना रहे हैं, बम बन रहा है, तो एक काम करते हैं 8 नैनोमीटर बनाते हैं, पता चला उनका फेलियर रेट बहुत हो रहा है। ये हर चीज़ में होता है। इसीलिए सिलिकॉन को जब देखो तब कोई भागता नहीं रहता कि सबसे लोएस्ट होता है। तो और अब हम लोग ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गए जहां तक प्रैक्टिकली करंट टेक्नोलॉजी के दरमियान जा सकते हैं। तो 5 नैनोमीटर काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाला है मार्केट में। तो जैसे अभी समझिए 10 to 15 नैनोमीटर अभी भी बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हम लोग 5 तक उतर गए, हर कोई नहीं कर रहा है क्योंकि प्रॉफिटेबल ही नहीं है। तो वैसे ही समझिए 5 नैनोमीटर में एप्पल अभी कूद गया है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये मार्केट में रह सकता है। और 4 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर आने में टाइम है, और प्लस आके उतना वो सक्सेसफुल भी ना हो, क्योंकि वेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो 5 नैनोमीटर ये बनाएगा। तो अभी ये काफ़ी लेटेस्ट जनरेशन में बन रहा है, और इसमें 16 बिलियन ट्रांजिस्टर है। अब ये नंबर बड़ा है, बात तो सही है, लेकिन ये नंबर का आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसी बात नहीं कि यही सबसे हाईएस्ट बिलियन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि अगर एग्जांपल देना चाहें डेस्कटॉप प्रोसेसर के तौर पे, तो डेस्कटॉप कहना गलत हो गया, सर्वर में इस्तेमाल होता है। AMD एपिक रोम का जो आर्किटेक्चर बनाया गया था उसमें 39 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हाँ, वो ज़्यादा बड़ा आर्किटेक्चर पे था, 7 नैनोमीटर पे था, तो ऑब्वियसली पावर ड्रॉ ज़्यादा था, साइज़ भी बड़ा था। लेकिन समझ लिए वो ऐसा बात नहीं कि 16 बिलियन कोई और कंपनी नहीं छुई है। वो मतलब एप्पल दिखा तो दिया, ऐसे दिखाता है जैसे कोई और छुआ ही नहीं। बहुत लोग इसको क्रॉस कर चुके हैं। अमेजॉन का अपना कस्टम सिलिकॉन भी क्रॉस कर चुका है ये नंबर को, तो ये कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एप्पल ने अपना सिलिकॉन खुद से डिज़ाइन किया है, ये बनाया गया है पीसी और लैपटॉप के लिए बनाया जा रहा है। आर्म का इसका इंस्ट्रक्शन सेट है, और इसमें 4 हाई पावर और 4 लो पावर है। इसमें रैम और जीपीयू सबको एक डाई के अंदर रखा जा रहा है, और 5 नैनोमीटर से बनाया जा रहा है, जिसमें 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स का इनका टोटल खपत आ रहा है। तो अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे हम परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ता। एप्पल के मामले में कोई भी नहीं बोलता परफॉर्मेंस से लेना देना है। बात है एप्पल एक अलग दुनिया में जी रहा है। तो एप्पल एक ऐसा चीज़ अचीव कर लिया है जो कोई भी और नहीं छू सकता है, यानी कि एप्पल 100% वर्टिकल इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। यानी कि पूरा प्रोडक्शन पाइपलाइन इसका खुद का हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आप कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता किस कैमरा का है, आप निंजा में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब कैमरा से आउटपुट लेके निंजा में रिकॉर्ड कर रहे हैं, या कैनन का कैमरा में सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रोरेस में रिकॉर्ड करें। किसने बनाया है? एप्पल ने बनाया। आप प्रोरेस को एडिट कहाँ करोगे? मैक में एडिट करोगे। मैक में प्रोसेसर किसने बनाया? एप्पल ने खुद बनाया है। फिर उसे किस सॉफ्टवेयर में आप चलाएंगे? वो फाइनल कट में आप चलाएंगे। तो समझिए एप्पल ये इंटीग्रेशन इस लेवल तक पहुंच गया है जो कोई और कंपनी छू ही नहीं सकती है। सोनी का एक टाइम में था इस तरह का इंटीग्रेशन कि वो मतलब कैमरा का उनका कस्टम फॉर्मेट था, जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि वेनिस हो जाए, या मतलब उनका एक अलग था, लेकिन कभी वो हार्डवेयर पर नहीं पहुंचे कि ठीक है उनका सॉफ्टवेयर है, कोडेक्स है, लेकिन ये नहीं था कि हार्डवेयर भी उनका खुद का है। एप्पल उस जगह पर पहुँच गया जहाँ कोई और दूर दूर तक नहीं आ सकता। गूगल भी कह लीजिए, मान लीजिए कल को अपना वो फॉर्मेट बनाता है, मान लीजिए वो चलने लगता है, खुद का सॉफ्टवेयर भी बना सब चीज़ कर लेता है, अभी वो x86 पर चलेंगे या आर्म पे चलेंगे? अपना तो उनका है नहीं, उनको स्नैपड्रैगन से खरीदना पड़ रहा है। तो इसीलिए एप्पल ऐसा चीज़ कर चुका है जो कोई और नहीं कर सकता, कोई आसपास भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है।
तो इसे आप ये समझिए। और मेन जो आप और हमें यूज़र को फ़र्क पड़ेगा, यानी एप्पल यूज़र्स को फ़र्क पड़ेगा, ये बेस्ट पर वाट यूज़र एक्सपीरियंस है। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोला नंबर बेंचमार्क ये सब का कोई मतलब, आपको कैसा फील होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एग्जांपल के तौर पे आपको एक मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए जिसमें 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है और बम बम प्रोसेसर, आपको एक मोबाइल दिया जाए बहुत बम बम प्रोसेसर नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन उसमें 90 हर्ट्ज़ का हम डिस्प्ले दे दें, आपको फील होगा 90 वाला अच्छा है, क्योंकि आपको दिख रहा है अरे स्मूथ है, बटर है। तो वैसे ही समझिए एप्पल के केस में लोग क्या देखेंगे कि मैंने 4K का, सब लोग यही बोल रहे हैं आईपैड में कैसे 4K का वीडियो एडिटिंग हो जा रहा है, जो कि कंप्यूटर रो दे रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एक जनरल प्रोसेसर कोड का इस्तेमाल कर रहा है कि भैया हमको नहीं पता, तुम हमको तो सॉफ्टवेयर लेयर पे कर रहा है, हार्डवेयर लेयर पे करेगा बम बम हो जाएगा, राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड होगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्रोग्रेस फॉर्मेट एप्पल का प्रोप्राइटरी है। तो उसके लिए प्रोप्राइटरी चिप जो बनाना था वो एप्पल तो आराम से बना सकता था, बना के डाल दिया लैपटॉप में। आपके आईफोन में इतना स्पीड से वीडियो इनकोडिंग हो रहा है जो पुराने मैक से ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है। दिखा रहे हैं लोग कि मतलब मैंने कैमरा से रिकॉर्डिंग किया, इसे ट्रांसकोड कर रहा हूँ डेस्कटॉप में एप्पल के हाई एंड डेस्कटॉप में हो रहा है, मोबाइल में लगाया हो गया डेस्कटॉप, क्यों? डेडिकेटेड चिप था। तो ये समझिए कि एप्पल उस जगह पहुंच गया कि एप्पल आपको 10 वाट का पावर कंजम्पशन में जो एक्सपीरियंस देगा कोई और उसके आसपास भी नहीं आ सकता। डिस्कशन ही नहीं, बात ही नहीं करना है, ये बहुत आगे चले जाते हैं इस बात से। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा डेंजरस बात आ रहा है। पहला, ये एप्पल अपना वॉल गार्डन वाला जो कम्युनिटी का आर्किटेक्चर है उसको पूरा कंप्लीट कर ले रहा है कि अब आप मेरा ही बात सुनोगे, आपको हिम्मत नहीं होना चाहिए कुछ और सोचने के बारे में। मतलब मैं आपको कंट्रोल करूँगा पूरी तौर से। और आप ऐसा नहीं कि आप एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं एप्पल से, आप एप्पल को खरीद रहे हैं। आपको दाएं नहीं देखना है, आपको बाएं नहीं देखना है, आपको 16 जीबी में खुश रहना है, आपको 16 में ही रहना है, आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला। और ये सब तो छोटे चीज़ हो गए, बहुत सारा और चीज़ भी बदल जाता है। जैसे कि कंट्रोल जो है कि कंट्रोल हर कोई चाहता है कि बढ़ा हुआ रहे, ताकि एक कोई एकदम सुपर पावरफुल कंट्रोल ना हो जाए, हमेशा ऐसा रहेगा। तो कंट्रोल के मामले में देखिए डेवलपर का हाथ अब हटा लिया जा रहा है, यूज़र का हाथ हटा दिया जा रहा है। डेवलपर को मान लीजिए बोलता है कि अरे यार मतलब मैं ऐप बनाता हूँ आपके लिए वीडियो, लेकिन यार उसको थोड़ा रैम चाहिए, थोड़ा मैं ज़्यादा एप्पल दे ना जी, ना 16 के अंदर निपटाओ, नहीं तो नहीं करना है तो छोड़ दो। और एप्पल अब जितना वो मतलब कंट्रोल बढ़ाते जा रहा है, वो लिटरली हटा सकता है कि नहीं नहीं ये इंस्टॉल ही नहीं करने देंगे, हम आपका ऐप इंस्टॉल नहीं करने देंगे। तो वो सब कंट्रोल के चलते दोनों तरफ लटक रहे हैं, यूजर्स के हाथ से हटा लिया जा रहा है बहुत सारा चीज़, और डेवलपर भी अब कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए डेवलपर को हो जाता है यार, जैसे मान लीजिए कोई पुराने वाले डेवलपर साहब हैं जो AMD का ग्राफिक्स के लिए पूरा सारा इंजन कोर लिखे थे जो कि उनके मैक्स में इस्तेमाल हो रहा था, अब वो स्वाहा हो गया, कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा सा डार्क टेरिटरी में जा रहे हैं जहाँ पे मोनोपोली से ले लेंगे। और फिर भूल ही चाहिए एप्पल की हार्डवेयर की क्वालिटी तो कंटिन्यूसली डाउनग्रेड हो ही रही है। लिटरली वो इतना डाउनग्रेड हो गया कि कोर्ट केस लड़ा जा रहा है और वो हार जा रही है एप्पल। सोचिए $1 बिलियन की लॉयर्स को लगाया जा रहा है तब भी हार जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद लॉयर ये मतलब जज भी देख के बोलता है भाई तुमने तुम्हारे वारंटी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ डिफेक्टिव फ्रॉम फैक्ट्री, और तुम्हारा कीबोर्ड आते ही खराब हो जा रहा है, दैट इज डिफेक्टिव फ्रॉम फैक्ट्री। तो मतलब सोच लीजिए मतलब एप्पल की हार्डवेयर क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। मतलब ऐसे ऐसे लैपटॉप्स कैसे निकल जा रहे हैं मार्केट में, खोले अरे 18 बार वो खोलने के बाद वो उसका पिन निकल जा रहा है, क्यों? पैसा बचाने के लिए उसका रिबन को जरूरत से ज़्यादा छोटा कर दिया, तो फ्लेक्स कम था। इसी बात पे CNN ने उन्होंने मतलब एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें रॉसमैन ग्रुप के बाद में गए, पहले मतलब एप्पल के पास गए वो लोग कि क्योंकि काफ़ी लोग शिकायत कर रहे थे भैया एप्पल जरूरत से ज़्यादा चार्ज कर रहा है। मतलब आपने लैपटॉप लिया $1500 का और उसको रिपेयर करने का दाम बोल रहे हैं $800, तो वो वहाँ पे गए एप्पल स्टोर में जाके दिखा रहे हैं कि कैसे जीनियस का सीधा है, गए हाँ ये पूरा बदलना पड़ेगा। तो ये लोग इंडिपेंडेंट रिपेयर हो जिसमें रॉसमैन के पास गए और खोला माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा देते देखिए रिबन है ना निकल गया है, बस पिन से मोड़ के घुसा दिया बताओ। तो एप्पल का हार्डवेयर क्वालिटी तो जेन्युइन डिग्रेड करते जा रहा है। फ़ोन उनके ऐसे रिलीज हो रहे हैं बेंड हो जा रहे हैं, किसी ने बेंड टेस्टिंग नहीं की। फ़ोन ऐसे रिलीज़ कर रहे हैं जिसको मतलब अरे गलत सा पकड़ लो तो भैया एंटीना नहीं काम करेगा, टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जेन्युइनली इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे, और अब तो हम ये प्लग ही हटा देंगे और हम जब देंगे ही नहीं USB-C प्लग। अरे पूरी दुनिया जाए तेल लेने, हम नहीं देंगे USB-C प्लग। तो इसे समझ लिए कि रिपेरेटिवली गई वो ज़ीरो हो गया, और डेवलपर तो गए फंस गए, जो एप्पल के इकोसिस्टम में थे वो तो गए, अब उनको और कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। मतलब फोटोशॉप को लिखना ही पड़ेगा इस आर्किटेक्चर के हिसाब से, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो समझ ली इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल के मामले में गई भैंस पानी में। ये गाड़ी खुल गई है, काम खत्म, दी एंड, बुरिया बिस्तर पैक कीजिए। अब बात करते हैं विंडोज़ को क्या करना पड़ेगा। बात ये समझिए कि विंडोज़ ध्यान नहीं देता, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है विंडोज़ पे अब ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि विंडोज़ एक टाइम में माइक्रोसॉफ्ट का इकलौता इनकम सोर्स था। अब वैसा नहीं है, अब वो एक छोटा सा हिस्सा है। अब ज़्यादा पैसा इनका अजूर सॉफ्टवेयर क्लाउड से आता है, जैसे अमेजॉन का सॉफ्टवेयर सिस्टम है अमेजॉन वेब सर्विसेज, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का उससे सबसे ज़्यादा। तो विंडोज़ को इग्नोर करें, ऐसा आप नहीं कर सकते, इनको ध्यान देना होगा, नहीं तो
लिटरली कुछ साल के अंदर, कुछ यानी कि 2 से 5 साल के अंदर लोग बोलेंगे भैया विंडोज़ लैपटॉप लेने का कोई मतलब नहीं, काम ही नहीं करता है, इतना अच्छा हो जाएगा एप्पल कंपैरेटिवली स्पीकिंग। तो इनको ध्यान देना पड़ेगा अपना विंडोज़ पे। और विंडोज़ के पास एक थोड़ा सा इनको कुछ साल पहले लगा था जोर का झटका कि मतलब विंडोज़ को लिटरली लोग अब ऐसा देख रहे हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ऐसे नहीं दिख रहे। अच्छा, विंडोज़ चॉइस के तौर पे नहीं देखा जा रहा है, ऐसे देखने लग रहा है कि एप्पल नहीं खरीद सकता तो विंडोज़ ही ले लेते हैं। भले बात ये गेमिंग बचा के रखा हुआ है, लेकिन मतलब समझिए ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा कि प्रोफेशनल से इसको बोल रहा अरे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं अच्छे से, नहीं नहीं कुछ और नहीं कर सकते। तो अब विंडोज़ को सुधारना पड़ेगा ये एटीट्यूड को। तो इसको सुधारने के लिए बात यह है कि x86 इतना पुराना लेगेसी हो गया कि वो प्रोसेसर लेवल पे हौच-पौच हो गया है। मतलब लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसमें ऐसा बनाया जाना पड़ रहा है कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर आ रहा है उसको ऐसा बनाओ कि 1986 का कोई इसमें मतलब समझिए सीडी लगा देता है ड्राइवर के साथ, वो चलना चाहिए। अब करना तो पड़ेगा, आपको बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो एक क्लीन स्लेट के तौर पे विंडोज़ ने कुछ साल पहले, यानी कुछ साल पहले इन्होंने अपने लैब में स्टार्ट किया था कि आर्म में पोर्ट करो। विंडोज़ का मोबाइल फ़ोन आया था, वो फ्लॉप क्यों हुआ? वो अच्छे से पोर्ट नहीं किए थे। तो इस बार दोबारा उससे सीख के जितना सीखे थे कि विंडोज़ x86 के लिए लिखा गया, इसलिए रास्पबेरी पाई में नेटिवली आप नहीं चला सकते। तो हिसाब ये बना कि नहीं, नेटिवली विंडोज़ को नेटिवली x86 से हटा के आर्म के लिए लिखा जाए, मतलब 2 वर्जन बनाया जाए। तो ये काम को अब इनको प्रायोरिटी करना पड़ेगा। ये काम कर रहे थे और प्रायोरिटी करने, और इसका पहला प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट SQ2 चिप करके, जैसे कि एप्पल अपने से चिप बनवा रहा है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट भी किया है। और ये चिप बनाया गया था पार्टनरशिप में, क्वालकॉम के पार्टनरशिप में। तो हिसाब ये भी रह रहा है कि जैसे एप्पल x86 को छोड़ा इंटेल को और घुस गया आर्म में, ये भी वही कर रहे हैं कि ये भी आर्म में आ रहा है। वही कारण है कि वाट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है आर्म स्ट्रक्चर का, क्योंकि समझिए आर्म के पास बहुत बेनिफिट रहा कि वो x86 का सारा फेलियर देख लिए। तो वही बनाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा लैपटॉप टैबलेट जो आप माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जो है उसमें ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि आर्म प्रोसेसर दिया जा सके, जो वो लोग खुद से डिज़ाइन करें, खुद से कंट्रोल करें। और अगर विंडोज़ को पूरा आर्म पोर्ट कर लेते हैं तब ये टिक पाएंगे, क्योंकि अभी इंटेल तो जेन्युइनली खराब प्रोडक्ट्स निकाला पिछले 2 जनरेशन, जिससे एप्पल रो दिया कि नहीं भाई हम तुमसे नहीं संभाल सकते, भाई छोड़ दो। तुम मतलब बोलते हो कि 10 वाट में हम ये कर लेंगे और मतलब लगा रहे हैं तुम्हारा सारा प्रोसेसर 99 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, क्योंकि भले लोग को ये नहीं फर्क पड़ता, अरे उस प्रोसेसर चलता रहेगा 5 साल तक। बात ये कि 99 डिग्री सेल्सियस का हीट कहाँ जाएगा? तो एप्पल एक्सपीरियंस के लिए तो भागता है, थोड़ा तो मेहनत करते हैं एक्सपीरियंस के लिए, नहीं कर पा रहे थे। डेस्कटॉप वाले में कोई कंपटीशन नहीं था, अब जाके AMD कुछ ढंग का उतार रहा है जो एक्चुअली इंटेल को थोड़ा कंपटीशन दे, तो बात अलग है। तो ये समझिए कि x86 अब उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पे लोग अब हो गया, मतलब बहुत अच्छा था लेकिन फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट था, तो आप सेकंड जेन में जाना चाहते हैं। तो विंडोज़ काम कर रहा है, विंडोज़ आराम से क्वालकॉम के साथ काम कर रहा है, और ये हो रहा था पिछले 2-3 साल से हो रहा था, लेकिन उतना बम सक्सेस नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का जो चिप है SQ2 चिप है, वो मतलब कि ये आधा पावर है इसके, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है। मतलब ऐसा नहीं कि विंडोज़ सो रहे हैं, नहीं, गाड़ी खुल चुकी है, और इस पर इनको अब जोर देना हो, क्योंकि नहीं तो कुछ साल के अंदर लिटरली सिर्फ विंडोज़ लोग इस बात पे खरीदेंगे अरे हम एप्पल नहीं अफोर्ड कर सकते। अभी जो मतलब एप्पल का जितना भी इनएफिशिएंसी सब सॉल्व हो जाएगा अगर वो खुद से प्रोसेसर को कंट्रोल करेंगे, जो कि करने लगे हैं। तो विंडोज़ को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं, तो सबको ही लटक जाएंगे वैसा नहीं, बात है RISC-V एक तो है मार्केट में लाया गया है, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर, अगर एप्पल इस तरह का मोनोपोली बन जाएगी, पूरा दुनिया को वो ले ले, किसी भी मैन्युफैक्चरर को नहीं पता था। भैया लिनोवो भी बोलेगा भैया मैं इतने साल से खट रहा हूँ, मतलब एप्पल के आने से पहले से मैं खट रहा हूँ। मोटोरोला एप्पल के आने से पहले खटा, मोटोरोला प्रोसेसर बना के देता था, IBM बना के देते थे, सैमसंग हो गया, डेल हो गया, LG हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब कंपनी डूब जाएगी अगर एप्पल एकदम बम बम हो जाए। तो कम्पीट कैसे करें इनसे, मतलब लीगली बात करें, कंपीट कैसे करेंगे? तो सबको कुछ चाहिए कि भाई वो अपने से कंट्रोल करें सिलिकॉन को, और अभी सारा टेक्नोलॉजी सिलिकॉन पे है, हर चीज़ में सिलिकॉन में आप करो। जैसे वीडियो इनकोडिंग पहले हम लोग सॉफ्टवेयर में करते थे, वो रोज देता था, अब देखिए कि नए नए प्रोसेसर में लिखा रहता है X56 इनकोडिंग कर देता है डायरेक्ट, तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो वो करने के लिए सबको यही है, x86 को अब विदाई दिया जाए, x86 से काम नहीं होगा, बहुत ब्लोटेड हो चुका है। और गलत बात नहीं है, वो 40 साल से बेचारा वो टिका हुआ है मार्केट में, और टिका हुआ नहीं, उसी ने मार्केट बनाया, तो बहुत ब्लोटेड हो जाना उसका तो मतलब जायज़ ही बात था। और वो सिस्क पे चल रहा था, ये उसका कोर प्रॉब्लम है। सिस्क का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल पे चल रहा है। तो उसका प्रॉब्लम ये था कि जिस टाइम x86 पर आएगा था रैम, आप किसी को मुंह खोल के बोलते हैं हम गीगाबाइट में रैम बस मुंह दिखाई के लेंगे, लोग हंसते, मतलब नासा का सुपर कंप्यूटर में उतना नहीं था रैम, तो रैम बहुत कम होने के हिसाब से लॉजिक लिखा जाता था। तो अब बात यह कि रैम तो अब सस्ता हो गया, तो अब रिस्क की जगह पे ये मतलब सिस्क की जगह पे लोग रिस्क में जा रहे हैं। रिस्क होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, तो रिस्क बम बम चलता है, लेकिन साइड इफेक्ट होता है रैम ज़्यादा खाता है। आज के टाइम में CPU से ज़्यादा सस्ता रैम होता है, तो लोग अपना समझ के रैम डाल देते हैं, अरे जितना रैम चाहिए डाल दो, इसीलिए आर्म इतना इफिशिएंट हो गया है। तो वही समझिए रिस्क जो है
ऑप्शन देता है। और रिस्क के पास सबसे बड़ा फायदा ये है, आर्म होल्डिंग्स को एनवीडिया ने खरीद लिया है और एनवीडिया तुरंत कुछ नहीं करने वाला, लेकिन धीरे धीरे एनवीडिया थोड़ा सा लगाएगा जोर कि भैया अब थोड़ा सा जो मतलब इनका सिस्टम था, बिलिंग सिस्टम था, उसको चेंज किया जाए। तो उस दरमियान क्या करेंगे, रिस्क में आप आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क लिटरली आर्म का कोर आर्किटेक्चर जैसा ही बनाया गया है, मतलब एक तौर से क्रॉस कंपैटिबल बनाया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है। यानी कि सैमसंग हो जाए, डेल हो जाए, एलजी हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, लिनोवो हो जाए, ये सब लोग इसका सीपीयू उठा के खुद से डेवलप कर सकते हैं। और अगर माइक्रोसॉफ्ट ये हो जाता है कि ठीक है हम आर्म के लिए बना देते हैं विंडोज़ को, तब ये इस पर चलाना पॉसिबल हो जाए। तब ऐसा हो सकता है कि लैपटॉप मैन्युफैक्चर जैसे कि डेल हो जाए, एलजी हो जाए, रेजर हो जाए, ये लोग खुद से अपना लैपटॉप बना पाएंगे। या मान लीजिए बड़ी कंपनी जैसे कि सैमसंग सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर है, वो मान लीजिए एक डिज़ाइन पकड़ लेते हैं, डेल अपना एक डिज़ाइन बनवा लेता है, एलजी अपना डिज़ाइन बनवा लेता है, और इनके पास से मास मैन्युफैक्चर करा लेते हैं। वो लोग आराम से ऐसा लैपटॉप बना सकते हैं जो कम्पीट कर पाए एप्पल से। ऐसा नहीं कि वो हमारा सस्ता है, वो आप कभी नहीं बोलना चाहिए आपके प्रोडक्ट में। आपका प्रोडक्ट हमेशा होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट बेहतर है, वो सस्ता तो साइड में एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो ये समझिए RISC-V एक ऑप्शन देता है कि पहला तो वो आर्म से आपका वो लीगल लाइसेंस वाला समस्या खत्म, फ्री बम बम। दूसरा, आर्म को ये RISC-V को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और एप्पल जब वो इतना जोर से आगे कूद रहा है तो लोग के पास हो गया नहीं नहीं नहीं, हमें आर्म वन पे जल्दी कूदना है, यानी रिस्क पे सबसे पहले उतरना है। तो RISC-V इसी मतलब समझिए मौका दे के चौका मारने वाला सिचुएशन पे ही बनाया गया था। तो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है आने वाले टाइम में, अगर कोई और अच्छा अल्टरनेटिव नहीं मिला तो इस RISC-V ओपन सोर्स है, और इस पर पहले ही लिनक्स को पोर्ट कर दिया गया है। और कोई बोले ओपन सोर्स है सिक्योर, नहीं, ओपन सोर्स से ज़्यादा सिक्योर कुछ नहीं होता, आपके सारे सर्वर उसी पे चलते हैं। तो हिसाब यही समझ लीजिए। और ये इंटीग्रेशन अलाउ करने देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कल को डेल बोलता है कि नहीं हम एक लैपटॉप बनाए, हम 500 लैपटॉप की जगह ना हम 1-2 लैपटॉप बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, टाइम लेके बनाते हैं, तो उनको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किनके साथ करना है? उनको करना है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और माइक्रोसॉफ्ट मान लीजिए पहले से कर लेता कि हम आर्म के लिए यानी कि रिस्क के लिए कर रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट उसका माइक्रो कोड को छेड़ रहे हैं, वो छेड़ देते हैं। आराम से डेल बोलेगा कि भैया हम RISC-V का प्रोसेसर लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करेगा, और बम बम प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आ जाएगा। तो RISC-V काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एप्पल M1 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिला होगा ये क्यों इतनी बड़ी बात है। और अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट ही जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।